हेलो दोस्तों, मेरा नाम विराज है। ये कहानी तब की है जब मैं अपने ऑफिस से घर को लौट रहा था और ऑफिस में ज्यादा काम की वजह से लौटते वक्त देर रात हो गया था। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफी देर हो जाया करता था। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत जरूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद न करता था। क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिससे मुझे डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मुख्य मार्ग से ही घर जाया करता। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे हैं, बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी निर्मला भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले लिया ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मानव हो या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मुझे मेरी शादी में मिली वो कलाई घड़ी खोलकर मैंने जेब में डाल ली। सासू माँ की अमानत वह घड़ी उनकी आन बान शान थी, जिसके बारे में वे अक्सर पूछ ही लिया करती थीं, और सुनहरे रंग की उस घड़ी की उच्च गुणवत्ता से सभी को परिचित कराने में गौरवान्वित महसूस करते उनके चेहरे पर उठता वो चमक देखते ही बनता था। नहीं चाहता था कि मेरी पूजनीय सासू माँ के मन को थोड़ा भी ठेस पहुँचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह संकरी हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाए तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सो अलग। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीजें इस वक्त तेजी से चल रही हैं, एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें और दूसरे इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया जहां एक मस्जिद पड़ता है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोपू वाले लाउडस्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था, पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही थी वहां। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी। अपने धुन में मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो न था मेरे आसपास, यकायक यह किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था कि कोई लूटने तो नहीं आ गया। इसी डर में मेरे कदम और तेज होने लगे। अभी भी कदमों की वो आहट मेरा पीछा कर ही रही थी। अभी तो यह गली भी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में। अब मुझसे रहा न गया और बहुत हिम्मत करके पलटकर देख ही लिया। वह सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री थी जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर ही साफ प्रतीत हो रहा था कि वह भी तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को ही पार करना चाह रही है। सफेद साड़ी पहने होने के कारण उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा महसूस हुआ कि वह स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज दे रही है, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वह कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें,
चेहरे पर अजीब सा तेज जैसे कोई अप्सरा हो। सफेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछा, जी कहिए क्या बात है। जवाब में उसने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने के वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में अपना सर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकालने का कारण मैंने उससे पूछा, परंतु कोई उत्तर ना मिला। तब मैं चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकालना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा मुझे, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। यह क्या है, मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगा। यह आपको डर से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से बचाएगा। उसे साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। आप कृपया करके इसे दूर रखें मुझसे। मैंने बेरुखी पूर्वक जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने एक बात गौर किया कि मेरे इतने बेरुखी पूर्ण रवैये के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, और इतने बेरुखी पूर्ण अस्वीकृति से वह थोड़ा भी विचलित नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों यह बुरा भी लगा, परंतु मैं जानता था कि मैं जो भी कर रहा था सही कर रहा था। गली भी अब खत्म होने को थी और पक्की सड़क को मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वह रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। कुछ जरूरी वस्तु छूट गई है, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ेगा। उसने मुझसे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उसके साथ चलकर उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो शुक्रिया कहते हुए उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर मैं हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और बुखार भी था, शायद हल्का हल्का। निर्मला भी मुझे देखकर जाग गई थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछी तो मैंने मना कर दिया और उसे खा लेने को बोलकर लेट गया। और लेटते ही न जाने कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर अपनी दिनचर्या शुरू हो गई। तड़के तड़के उठकर सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, नाश्ता करके फिर ऑफिस को भागना। काम के दबाव से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही नहीं चला। मेरे सहकर्मियों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बात करते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाले की अंगूठी देख के मुझे बीती रात की घटना याद आ गई। बीती रात की घटी सारी घटना मैंने उन लोगों को बताई। फिर क्या, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो ही, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझकर रख लेते, आदि तरह तरह की बातें करने लगे। जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर वहां से खिसकना ही मैंने बेहतर समझा और फिर अपने काम में लग गया। मुझे भी कहीं से सहकर्मियों की उल जलूल बातें सही प्रतीत होने की गलतफहमी हो रही थी कि सच में शायद कहीं मैं उसको अच्छा तो नहीं लगने लगा था, इसलिए वह अंगूठी मेरे तरफ बढ़ाई होगी। और फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दैनिक उत्पादन का दबाव ज्यादा होने के कारण आज भी ऑफिस से लौटने में रात के 12 बज गए। पर आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ साथ हो लिया।
थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे आंखों के सामने फिर से वही संकरी गली थी। मैं इस उधेड़बुन में था कि क्या करूं, क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था, पता नहीं। हाथ में टिफिन बॉक्स लिए मेरे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। आज भी कुत्ते नहीं दिख रहे थे। कहाँ गए सब? बहुत अजीब बात है, एक दिन में इतने परिचित हो गए यह बेजुबान जानवर मुझसे। मस्जिद वाली मोड़ से घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से आवाज आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिठका, पलटकर देखा, लहराते हुए सुनहरे बालों वाली यह वही महिला थी जो पिछले दिन मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज लिए हुए, मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसके चारों तरफ। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पर। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, मिलेगी? उसने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूं या ना कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी हामी में सर हिला दिया। वह मेरे साथ हो ली। आज चुप नहीं थी, वह बोले ही जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो कि क्या क्या बताना है और क्या पूछना है। ऐसा लग रहा था मानो सब पहले से ही सोच रखी हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह सवालों के तीर एक एक करके वो फेंकती ही जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदम से कदम मिलाए मैं आगे बढ़ा जा रहा था। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उससे कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? इस पर वह हंसकर बस यही बोली कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो तो इसी वक्त इस गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी, और ठहाके मारकर हंसने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था यह सब और उसका ऐसा जवाब। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उसने अपने कांधे पर लटकाए एक थैले में हाथ डाला और कुछ निकाली। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथों में, क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया। और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर बस वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने का जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार न था। जब अपनी बंद मुट्ठी उसने न खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कितना जानते ही हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से मैं तो कुछ ना लूंगा। जब मैं नहीं माना तो अंततः उसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। वही अंगूठी थी उसके हाथों में जो पिछली रात उसने मुझे पहनाने की नाकाम कोशिश की थी। मैंने उसे समझाया कि अगर आप दिन में यह देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से यह अंगूठी देखने में ही बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेंगराना में जवाब सुनकर उसकी आंखें तंज हो गई और वह अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मुझे बोली कि मैं आपकी पूरी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी इस बदहाल जिंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो। आप इस अंगूठी को एक बार पहनकर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुखद तकलीफों से ऊपर अपनी तीखी होती आवाज से उसने मुझे बताया, पर मैं तो उसकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार न था। ऐसे ही करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अब वह बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी गई। क्या हुआ, आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने पूछा। बिना कोई जवाब दिए वह लौटने लगी।
मुझे उसका ऐसा रवैया बहुत ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही नहीं था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक, वो भी इतनी रात गए। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई कि जब कभी मिलना हो या यह अंगूठी चाहिए तो इस गली से जरूर गुजरना, मैं आपको यहीं मिल जाऊंगी। मैं कुछ न बोला और तेजी से उस गली से बाहर मेन रोड पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी से पूरा सड़क नहाया हुआ था। हालांकि रास्ते में इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मेरे मन में 100 सवाल भी उठ रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो वो उसे मुझे देने और पहनाने को इतना आतुर थी। यह सब सोचते सोचते मैं घर पहुंचा। आज फिर से मुझे तेज बुखार हो गया था। मैं निर्मला से दवाई मांगा और खाकर बिस्तर लेट गया। निर्मला खाना खाने को आवाज लगाई तो मैंने मना कर दिया। वह पास आकर बैठी। सिर दबाते हुए उसने पूछा कि 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, कल चलकर डॉक्टर से दिखा लीजिए। और फिर मुझे थका हुआ देखकर ज्यादा कुछ न बोली। अगली सुबह जब उठा तो मेरा सिर भारी लग रहा था, सो बिस्तर पर लेटा ही रह गया। बच्चों को आज स्कूल भी नहीं पहुंचा पाया। निर्मला को ही उन्हें स्कूल छोड़ने को जाना पड़ा। अपने रसोई के कुछ काम खत्म करके वह मेरे सिराहने आकर बैठी और पूछी, क्या बात है, इतना चिंतित क्यों हैं? कल रात भी आप बहुत परेशान दिख रहे थे। तब मैंने उसे बीते 2 दिनों से उस गली में मेरे साथ घट रही सारी घटना के बारे में बताया। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने गृह कार्य में व्यस्त हो गई। मैं भी आंखें बंद कर बिस्तर पर ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद निर्मला आवाज लगाई कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, घर पर किसी को बुलाया है। मैंने पूछा, किसे? उधर से आवाज आई, जब आएंगे तो खुद ही देख लेना। 1 घंटे बाद हमारे परिवार के पुरोहित जी की दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किया। पत्नी उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। पुरोहित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। निर्मला पुरोहित जी के लिए कुछ जलपान लेकर लाई। जलपान करने के पश्चात थोड़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद पुरोहित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। फिर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसके बारे में विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। पुरोहित जी के चेहरे पर तनाव मैं साफ साफ देख सकता था। पुरोहित जी ने अपने थैले से भभूत निकाला और मेरे ललाट पर लगाया। वही बैठी मेरी पत्नी ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन्न से हुई थी, पुरोहित जी ने बताया। गली के उस आखिरी छोर तक ही उसका दायरा था, इसीलिए वह उससे आगे नहीं बढ़ती। अलग होता है। हर इंसान अपने हिसाब से परिस्थिति का आकलन करता है। यह जरूरी भी नहीं कि वह आकलन हर बार सच्चाई से हमेशा मेल खाता ही हो। अब सच क्या है, यह न तो मैं जानता था और न ही पुरोहित जी। यह तो ऊपर वाले को ही पता होगा। हाँ, एक बात तो थी कि मेरे दिमाग में जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उस गली में घटी घटनाओं को लेकर और उस स्त्री के बारे में। पुरोहित जी की कही बातों से मुझे उसका उत्तर तो मिला, पर अब मैं बहुत डर गया था, जिसके कारण भूलकर भी अब उस गली के भीतर तो नहीं जाने वाला था मैं। उस गली के पास से मैं अनेक बार गुजरता हूँ, पर अभी भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है।